हेलो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक बिल्कुल नई धमाकेदार डोंगा सीरीज जहां आपको देखने को मिलेगा एक्शन और खतरनाक फाइट सीन। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इसे आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम सभी लोग सेलेस्टियल पैलेस की मास्टर होंगियान को देखते हैं। वहीं पर काफी बड़ा बैटल अरीना होता है जहाँ काफी सारे सेक्ट मास्टर बैठे हुए होते हैं और वो सभी लोग किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वे सभी लोग ऊपर की ओर देखते हैं। वहां पर कोई बंदा एंट्री लेते हुए आता है जिसे देखकर वहां पर कुछ लोग बोलते हैं कॉन्कर मास्टर फ्यांग आ गया, जो कि मार्शल एम्परर में सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। जिसे सुनकर वहां पर खड़ी एक बच्ची बोलती है तो ये वही मास्टर है जिनकी मेरी टीचर तारीफ करती थी। लेकिन वहां बैठे सभी मास्टर फ्यांग के पास चले जाते हैं। फ्यांग के पास जाती ही होंग्यान बोलती है मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। जिस पर फ्यांग कहता है हाँ मैं जरूर आता, क्योंकि मैंने तुमसे वादा जो किया था। जिस पर एक बंदा बोलता है तुम हमेशा की तरह आज भी एरोगेंट हो। तुम्हें पता था कि 10 मार्शल एम्परर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, फिर भी तुम यहाँ मरने चले आए। और फिर वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर फ्यांग भी तैयार हो गया और उस बंदे के ऊपर पाम अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता, क्योंकि वो पाम अटैक काफी पावरफुल होता है जो कि सीधे जाकर उस बंदे को हिट कर जाता है और वो बंदा सीधे चट्टानों से टकराते हुए गिरता है, जिसे देखकर वहां के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उतने में ही होंग्यान बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता? अगर तुम आज यहाँ हार गए तो फ्लोटिंग माउंटेन के ऊपर तुम्हें हेवन की कसम खाकर मुझसे शादी करनी होगी। जिस पर फ्यांग कहता है तुम खुद को इन सब में क्यों घसीट रही हो? असल में होंग्यान फ्यांग से प्यार करती थी, इसलिए उसने इस सारा बखेड़ा खड़ा किया होता है। जब फ्यांग उसे मना कर देता है तो होंग्यान गुस्सा हो जाती है और उन सभी मास्टर को फ्यांग पर अटैक करने का आदेश दे देती है। होंग्यान के एक इशारे पर वो सभी मास्टर फ्यांग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो पहले वाला बंदा सभी मास्टर से सेलेस्टियल स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए कहता है और वो सभी मास्टर उनकी बात सुनकर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। होंग्यान फ्यांग को बताने लगती है सेलेस्टियल पैलेस का सबसे खतरनाक फॉर्मेशन है, ये अनगिनत तारों की पावर रखता है, यहाँ तक कि हेवन एंड अर्थ को भी एक झटके में राख में बदलने की पावर रखता है और यिंग यांग को एक स्वॉर्ड में तैयार किया गया है। अब मैं इस फॉर्मेशन के साथ पूरी तरह से मर्ज हो चुकी हूँ, मेरा एक थॉट ही सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर आगे बोलती है अब अपना सिर झुका दो, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। लेकिन हम देखते हैं कि फ्यांग पूरे एटीट्यूड के साथ जवाब देता है तो मुझे भी देखने दो कि ये पुराना सब फॉर्मेशन मेरी शॉट के सामने कितनी देर तक टिकता है। ये सुनकर होंग्यान गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उस फॉर्मेशन को अपने सोल ब्रेकर से और भी पावरफुल कर देती है, जिसे देखकर फ्यांग कहता है चाहे तुम कितनी भी तारों को कंट्रोल करो, मैं एक ही बार में इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ऐसा कहते हुए फ्यांग वहां एक गोल्डन जाइंट स्वॉर्ड को समन करता है और उस फॉर्मेशन को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके और प्रेशर से वहां मौजूद सभी मास्टर दूर जाकर गिरते हैं और होंग्यान भी घायल हो जाती है। तभी वहां पर उनके और प्रेशर से एक दूसरे वर्ल्ड का टेलीपोर्टेशन क्रिएट हो जाता है और फ्यांग भी यही चाहता था ताकि वो रिकारनेट हो सके। जिसके बाद फ्यांग उस रिकारनेट टेलीपोर्टेशन के पास चला जाता है और बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था, 11 मास्टर की पावर और फॉर्मेशन की कोलैप्स की ताकत का इस्तेमाल करके मैंने आखिरकार इस वर्ल्ड को क्रिएट कर दिया है और बोलने लगता है फाइनली अब मैं रिकारनेट हो सकता हूँ। फिर वो वहां पर एक फॉर्मेशन सील को सेट करने लगता है और ऐसा करते हुए वो दूसरे वर्ल्ड में एंटर हो जाता है, जिसे देखकर होंग्यांग परेशान होने लगती है। तभी फ्यांग की स्पिरिचुअल बॉडी आकर होंग्यांग को बोलती है जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं वो मेरे दर्द को जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते वो कभी मेरे दिल को नहीं समझ पाएंगे। ये सुनकर होंग्यांग का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है, वो वहीं पर बैठ जाती है और उसका प्यार नफरत में बदल जाता है और वो फ्यांग से बोलती है कि अब मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे ही नफरत करूंगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम फ्यांग को देखते हैं जो रिकारनेशन वर्ल्ड में होता है और रिकारनेट ले रहा होता है। उसके पीछे काफी बड़ा ब्लैक फॉग में डिमन होता है जो कि फ्यांग को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन फ्यांग ने जो फॉर्मेशन सील सेट किया था उसके अंदर से काफी पावरफुल ड्रैगन निकल आता है और फ्यांग को प्रोटेक्ट करने लगता है। वो उस डीमन पर काफी पावरफुल अटैक करता है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। लेकिन तभी फ्यांग की आंखें खुलती है और हमें पता चलता है कि फ्यांग फाइनली रिकॉर्नेट हो चुका होता है। अब उसका नाम युनसाओ होता है। युनसाओ को रिकॉर्नेट होने में 15 साल का समय लग चुका होता है। युनसाओ लिन फैमिली का यंग मास्टर भी होता है। वह युनसाओ अपने क्लास में होता है और वो अभी सो रहा था। युनसाओ आसपास देखने लगता है और सोचने लगता है 15 साल बाद आखिरकार मैं वापस आ गया। वो ऐसा सोच ही रहा होता है तभी उसकी मास्टर युनसाओ को बैठने के लिए कहती है और उस पर गुस्सा होने लगती है। इनका नाम युनसांग होता है। वो इंसाओ को कहती है तुम हमेशा क्लास में खोए रहते हो या फिर सोए रहते हो? ऐसा कहते हुए वो युनसाओ से एक सवाल करती है मिस्टिक वेपन को तैयार करने के कितने बेसिक
तरीके होते हैं, जिस पर यूनसाव बताता है कि 48 बेसिक तरीके हैं। ये सुनकर वहाँ के सभी डिसाइबल हंसने लगते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है, लगता है ये अभी भी नींद में है। लेकिन तभी यूनसांग उस बंदे का मुंह बंद कर देती है और बोलती है, यूनसॉ ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो उसका मजाक उड़ाना बंद करो। और आगे बताती है, एशियन फोर्स आर्ट में पहले तो सिर्फ 36 टेक्निक थी, लेकिन 60 साल पहले कॉर्नर एम्परर ने अपनी बेसिक जीनियस के साथ 12 और सीक्रेट टेक्निक बनाई थी और उसे उसमें जोड़ दिया था। लेकिन उन टेक्निक को सिर्फ सच्चे जीनियस लोग ही मास्टर कर सकते हैं। इसलिए जब मास्टर यिंग डाई ने उस बुक को लिखा तो उन्होंने टेक्निक को इनमें नहीं जोड़ा और इन टेक्निक को आम लोग अचीव नहीं कर पाते। तभी इंसाव अपनी बुक पलटता है और उसे पता चलता है कि वो बुक उसी के द्वारा सिखाई गई टेक्निक थी, जिसे जिसे उसके डिसेबल ने लिखा था। तभी उसके आगे बैठा बंदा यूनसाव से कहता है, इसे बस एक अनजानी सी बात पता है और यह सोचता है कि ये बहुत बड़ा जीनियस है। यूनसाव मन में सोचने लगता है जैसे मैंने सोचा था, हर दौर में कुछ बेवकूफ विलन तो होते ही हैं, उनमें से ये भी एक है। यूनसांग यूनसाव से एक सवाल करती है, जब एक मिस्टिक वेपन को तैयार किया जाता है तो उसमें सेलेस्टियल क्रिस्टल सैंड को क्यों डाली जाती है, और बोलती है, अगर तुम्हारा आंसर सही हुआ तो तुम मेरी क्लास में सो सकते हो और पूरी क्लास छोड़कर भी जा सकते हो, लेकिन अगर तुम इसका आंसर नहीं दे पाए तो तुम्हें 10 दिनों तक बाहर खड़ा रहना होगा। तभी यूनसांग की बात सुनकर वहां तियानसो किंगडम की प्रिंसेस रुसुई खड़ी होती है और बोलती है, ये यूनसाव के साथ सही नहीं है। सेलेस्टियल क्रिस्टल सैंड का इस्तेमाल करना बेसिक फॉर्जिंग नॉलेज है, ये तो प्यास लगने पर पानी पीने जैसा है, इसको भला कौन ही पूछेगा। तभी वहां बैठा हुआ बंदा यूनसाव से कहता है, अगर तुम्हें पता नहीं है तो सीधे मान लो और बाहर जाकर खड़े हो जाओ। जिसके जवाब में यूनसाव कहता है, क्या मिस्टिक वेपन को तैयार करते समय सेलेस्टियल क्रिस्टल सैंड का इस्तेमाल करना क्या सच में जरूरी है? ऐसा भला किसने कहा? ये सुनकर वो बंदा हंसते हुए कहता है, तुम्हें तो बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि क्रिस्टल सैंड मिस्टिक वेपन को तैयार करने के लिए फायर को भी कंट्रोल करना जरूरी होता है। जिस पर यूनसाव कहता है, सिर्फ शुरुआती बेवकूफ लोगों को फायर कंट्रोल करने के लिए क्रिस्टल सैंड की जरूरत पड़ती है, असली फॉर्जिंग तो खुद फ्लेम को कंट्रोल करने से होती है। इसके लिए किसी और चीज पर निर्भर क्यों रहे? जिस पर मास्टर यूनसांग एक और सवाल करती है, तो बताओ यूनसाव, जब रेड रिफाइंड कॉपर को रेडियंट गोल्ड के साथ मिलाया जाता है तो ज्यादा सेलेस्टियल क्रिस्टल सैंड डालने से ज्यादा फॉर्जिंग फेल क्यों हो जाती है? जिसे सुनकर यूनसाव कहता है, रेड रिफाइंड कॉपर एक ऐसा मेटल है जिसके अंदर फायर सील होती है। फायर वेस्टर्न मेटल को प्रोसेस करती है, जिससे रेडियंट गोल्ड आसानी से मेल्ट हो जाता है। सेलेस्टियल क्रिस्टल सैंड वाटर अलाइंड है, थोड़ी मात्रा रेड रिफाइंड कॉपर की फायर को बैलेंस करती है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो नमी पूरी प्रोसेस को खराब कर देती है। मास्टर यूनसांग बोलती है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि यूनसाव भी इस प्रॉब्लम में होती है। जिस पर यूनसाव आगे बताता है, सेलेस्टियल क्रिस्टल सैंड का इस्तेमाल करने से पहले उसकी मिक्सचर को सुखा दो, और ऐसा कहते हुए यूनसाव पीछे से निकल जाता है। दूसरी तरफ यूनसांग बोलती है, मैं 3 महीने से इसी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी, ये इतना सिंपल था, मुझे पता नहीं था। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ यूनसांग नहीं होता। ये देखकर यूनसांग उसी बंदे से पूछती है, जिस पर वो बंदा बोलता है, वो तो यहाँ से चला गया। ये सुनकर यूनसांग उस बंदे पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही वो बंदा बोलता है, ये अभी अभी क्या हुआ? क्या किसी को कुछ समझ आया यूनसांग ने क्या कहा? जिस पर रुसुई कहती है, ऐसा लग रहा था जैसे मिस यूनसांग को ही सिखा रहा था। जिसे सुनकर वो बंदा यूनसांग पर गुस्सा होते हुए वहां से उसके पीछे चला जाता है। ये देखकर रुसुई परेशान होने लगती है और वो भी उसके पीछे चली जाती है, यहाँ तक कि सभी डिसेबल भी उनके पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम यूनसांग को देखते हैं, जो अपने डिसेबल के बनाए हुए अपने ही स्टैचू के पास खड़ा होता है। तभी उसके ऊपर कोई शॉर्ट से अटैक करता है और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।